ये क्या था, पॉजिटिव था नेगेटिव था? ये नेगेटिव था, क्योंकि मैंने बोला कुछ और सामने वाले पे पहुंचा कुछ और। अच्छा, कम्युनिकेशन में सिर्फ दो ही चीज़ें, एक तरफ सेंडर, दूसरी तरफ रिसीवर, बस। उसके बीच में वो अंट शंट जो मर्जी दे सकते हैं, वो आपको पहचानना है कि क्या दिया वो। ठीक है, वॉल्यूम 4 में जो क्वेश्चंस है ना, आज और कल में हम कम्युनिकेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे उसके, यानी कि क्वेश्चंस के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना है। हाँ, अपने निकाल के अपने साइड पे रखो। कितने क्वेश्चन है वॉल्यूम 4 में, कितने क्वेश्चन होंगे? एक में 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन है एक पेपर में। ठीक है, 2 से 3 दिन लगेंगे उन क्वेश्चन को खत्म करने में। और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं है, बेसिक जानकारी से निकल जाएंगे, जितना हमने पढ़ा है ना उससे निकल जाएंगे, और जो चीज़ें रह गई हैं वो हमारे क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, 2-3 वर्ड और लिखो टर्मिनोलॉजी के। इसमें लिखो क्लिच, CLICHE। क्लिच पता है क्या होता है? जैसे कई बार किसी भी लाइन को या किसी भी बात को हम सीधे वे में ना बोल के हम मुहावरे के फॉर्म में बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई बात बोली आपको, आप मान नहीं रहे हो, तो मैंने एक मुहावरा बोल दिया कि भैंस के आगे बीज बजाने से कुछ नहीं होना, है ना कुछ। तो वो चीज़ क्या है, कई बार जब हम मुहावरे के फॉर्म में अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं, तो ये बंदर क्या जाने, और बताओ। ठीक है, तो सीधे फॉर्म में ना बोलकर मुहावरे या लकोते के फॉर्म में किसी भी चीज़ को बोलना। क्लिच लिख लो, पेपर का वर्ड है ये, क्लिच। कोई आया है? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है पॉलीसेमी, POLYSEMY, पॉलीसेमी। अच्छा, हिंदी में भी ये वर्ड सेम ही आते हैं, पॉलीसेमी। करो, क्या करोगे? पॉलीसेमी, POLYSEMY। ठीक है, जब किसी एक वर्ड के 2 मीनिंग होते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि भी यहाँ पर इस वर्ड का मतलब क्या लगाना है, पॉलीसेमी। पॉलीसेमी क्लिच, पॉलीसेमी क्लिच। नेक्स्ट लिखो हेज, HEDGES, HEDHE। हैज का मतलब होता है जैसे मैंने कोई भी वर्डिंग बोली, मैंने बोल दी, मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, मुझे नहीं पता कि वो चीज़ सही भी है या गलत है, बस मैंने बोल दिया, होते हैं ना 1-2% ऐसे होते हैं कि भाई हाँ, ये नहीं सोचते कि किस सिचुएशन पे क्या चीज़ बोलनी है, वो चीज़ सही है या गलत है, तो वो चीज़ क्या है, हैज। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में हो सकता है ये, कि भाई किसी ऐसी जगह पर जहाँ वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था और मैंने कर दिया, तो वो चीज़ क्या होगी, गलत होगी। ठीक है, कई बार वो फनी वे में चला जाता है। ठीक है, नॉर्मल से लिख लो, बस हिंदी में लिख लो कुछ भी। क्या क्या बोल रहे हो? फैटिक कम्युनिकेशन कौन सा होता है? फैटिक करवाया था मैंने आपको।
हाँ फैटिक 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग हेलो हेलो होता ना फैटिक कम्युनिकेशन। जब किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले हम उसे टेस्टिंग करते हैं कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है। अगर एक वीडियो वायरल हुई थी पीछे राहुल गांधी वाली, साउथ में गए हुए थे, वो देखी थी? नहीं देखी, पता नहीं कहाँ क्या ही देखते रखते हैं, नहीं देखी वो। मतलब जब वो राहुल गांधी बोले तब तो माइक में आवाज़ ना है, जब साथ वाला बोले तो आवाज़ आ रही थी उसमें। देखी थी? नहीं देखी। तो वो चीज़ का फैटिक कम्युनिकेशन, क्योंकि किसी भी कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने से पहले जो है टेस्टिंग करना, फैटिक PHATIC फैटिक कम्युनिकेशन। अच्छा ये करवाया हुआ मैंने आपको S। हाँ जी मैं बनाऊंगी तुम्हारा स्माइल, अगर आंसर नहीं बताया तो इसका बताओ। इसमें हाँ मैं बनाऊंगी तुम्हारा मेटा, लाइक या फिर एज यूज होगा, और इसमें विदाउट लाइक। और एज, जैसे बुक में दिया हुआ, देखो इसमें क्या है स्माइल में, दो अलग अलग चीज़ों को जब हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें वर्ड यूज करते हैं लाइक या फिर एज। ठीक है। और उसमें क्या है, सेम ही है, दो अलग अलग चीज़ों को हम मतलब कि लाइक और एज की तरह यूज़ नहीं करते, हम उसको वही चीज़, जैसे कि बुक में एग्जांपल दिया हुआ है कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो गर्मियों में वाटरमेलन की तरह है, की तरह है तो, और वाटरमेलन ही है। आपका मुख चांद के समान है, क्या है? अच्छा चांद ही है। आप पागल की तरह दिखते हो, पागल ही हो। आप इंटेलिजेंट दिखते हो, दिखते हो, इंटेलिजेंट ही हो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अच्छा एक वर्ड आता है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक आपको वर्ड दिखेगा टीचिंग में, प्रैग्मेटिक। अगर कम्युनिकेशन में आया तो प्रैग्मेटिक आएगा, अगर टीचिंग में आया तो प्रैग्मेटिज्म आएगा। प्रैग्मेटिज्म टीचिंग में फिलोसफी में आता है, प्रयोगात्मक ऐसा कुछ है। ठीक है। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है कि टू डिस्कवर समथिंग, किसी भी चीज को ढूंढना, टू डिस्कवर समथिंग, किसी भी चीज को ढूंढना। इस एक वर्ड के देखो कितने हजार मतलब निकलेंगे अभी ये, टू डिस्कवर समथिंग, और सेल्फ से ढूंढना किसी भी चीज को, किसी भी चीज को सेल्फ से। प्रैग्मेटिज्म प्रयोगात्मक, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल अगर कोई भी चीज करनी है तो आप खुद करोगे या साथ वाले से करवाओगे? प्रैक्टिकल हुए हैं ना कॉलेज लेवल में, कॉलेज में या स्कूल में, तो वो चीज क्या आ जाएगी? प्रैक्टिकल। थ्योरी तो हम करवा सकते हैं ना किसी से भी, प्रैक्टिकल बाय सेल्फ। यानी कि प्रैग्मेटिज्म जो होता है वो क्या होता है, वो बाय सेल्फ होता है, नॉट बाय अदर्स। कुछ नहीं भी आया, प्रैग्मेटिज्म जो बाय सेल्फ होता है या बाय अदर्स होता है? बाय सेल्फ होता है। ठीक है। अच्छा और बताओ और क्या लिख सकते हो इसके अंदर? अगर बाय सेल्फ आया और मैं इसको जोड़ना चाहूं इंडक्टिव और डिडक्टिव से तो क्या आएगा? वेरी गुड। क्या क्रिटिसिज्म कर सकती हूँ मैं इसमें? क्या क्रिटिसिज्म कर सकती हूँ? नो क्रिटिसिज्म नहीं कर सकती ना, नहीं कर सकती। मैंने है हाँ, अगर मुझसे गलती हुई है तो क्या मैं अपनी गलती को बार बार निकाल के रखूंगी लोगों के सामने? नहीं, वो दूसरों का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम है अपनी चीज को बेहतर बनाना। ठीक है। कमियां किसका काम है? कमियां निकालना दूसरों का काम है। कभी तुम कमियां निकालो, मैं बेहतर बनाने की कोशिश करूंगी उसको, कोई बात नहीं। अगर मेरे पढ़ाने में किसी भी तरीके की कमी है, ये रिसर्च है, रिसर्च का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है कि अगर किसी टीचर के पढ़ाने में कमी है तो क्या वो बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं मुझे इन बच्चों को नहीं पढ़ाना, मुझे दूसरे बच्चे ला के दो? नहीं, मैं चेंज किस में करूंगी? अपने अंदर। ये है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल।
बताए थे? नहीं बताया? अच्छा, कुछ नहीं बताया हुआ तुम्हें। तो मैंने पता है पिछले बैच में ना, लो बताओ भाई, बैच खत्म हो गया, ये बताया है? नहीं बताया। किसको बताया फिर मैंने ये? अगर बैच खत्म हो चुका इसका मतलब तो यह है कि भाई हाँ सारी चीजें हो चुके। ये किसको बताया? हमें नहीं बताया। किसको बताया फिर मैंने? दीवारों को। ठीक है, आया प्रैग्मेटिज्म। जब हम लर्निंग बाय डूइंग भी बोल देते हैं इसको एक वर्ड में, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना। इसका यूज प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन में भी होता है। लोग बोलते हैं कि इसका प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन क्या है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, किस चीज का? प्रैग्मेटिक जो वर्ड है ना, वो यूज होता है प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन के साथ जनरली, जहां भी मैंने देखा है। हाँ होता है कि भाई रिसर्च में। अब देखो जैसे ये वर्ड है, अगर मैं इसको रिसर्च में लेके जाऊँ तो हमारा एक्सपेरिमेंट वगैरह आ जाएंगे। अगर मैं टीचिंग में लेके जाऊँ तो यहाँ पे फिलोसफी का वर्ड आ जाता है ये, क्योंकि ये प्रैग्मेटिज्म जो होता है, फिलोसफी वो जो है किस चीज़ से जुड़ी हुई है, तो लर्निंग बाय डूइंग से जुड़ी है। अगर मैं इसको लेके जाऊँ कम्युनिकेशन में तो ये है भाई मैं खुद से किसी भी चीज़ को कर रही हूँ तो हमारा प्रैग्मेटिज्म। अगर हायर एजुकेशन में लेके जाऊँ तो ये देखो इंडक्टिव आगे निकल के, एक वर्ड को आप कितने वर्ड के साथ जोड़। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी चीज़ अलग करवा, डेली एक ही चीज़ चल रही है, उस एक वर्ड को मैं कितनी चीज़ों के साथ डिनोट कर सकती हूँ, सिर्फ वही चला हुआ है और कुछ नहीं है कुछ। सारी ही वीडियोस में यही है, सारी ही, कि भी एक वर्ड को मैं कितने तरीकों से सोच सकती हूँ। इस तरीके से भी सोच सकती हूँ, इस तरीके से भी सोच सकती हूँ, इस तरीके से। अच्छा, मतलब सीख ही यही रहे हैं तो जब एग्जाम में जब वो वर्ड्स आते हैं ना, तो वो सारे के सारे जो डिनोटिंग वर्ड होते हैं ना, वो सारे हमारे माइंड में चलने लग जाता है कि हाँ इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब ये भी होता है। ठीक है, अगर कोई नया वर्ड दे भी देंगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ क्लू जरूर छोड़ देता है कि बच्चा पहचान जाए। अब वो हमारे ऊपर है। कभी भी पेपर में कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं होता, हमें उसमें से कीवर्ड्स निकालने होते हैं कि भाई हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब है। जैसे टीचिंग का कोई भी क्वेश्चन आया और उसमें दे दिया इंस्ट्रक्शंस, आप क्या समझोगे? उसमें वर्ड दे दिया इंस्ट्रक्शनल या फिर इंस्ट्रक्शंस, सिंपल सा आपको क्वेश्चन से पता चल गया कि अगर इंस्ट्रक्शंस उसमें चल रही हैं तो यानी कि इसमें कोई ना कोई पर्सन भी इंक्लूड है जो मुझे, जिसके पास अथॉरिटी है, जो मुझे ऑर्डर दे रहा है, जो मुझे ऑर्डर दे रहा है। तो यानी कि वो टीचर भी ऐड है और स्टूडेंट भी ऐड है। और टीचर और स्टूडेंट अगर दोनों ऐड हैं तो वो कम्युनिकेशन, वो हमारा टीचिंग जो होता है ना, वो कौन सा होता है? वो अंडरस्टैंडिंग होता है। कौन सा होता है? अंडरस्टैंडिंग। ये जो 9th से लेकर 12th तक के बच्चे होते हैं ना, इनको आप अकेले छोड़ ही नहीं सकते। छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तो पूरा पूरा आपने देखा भी होगा स्कूल में, प्रिंसिपल के ऑफिस के आसपास ही 9th से लेके और 12th तक की क्लास होती है। 9th और 10th तो खासकर प्रिंसिपल के ऑफिस के आसपास ही बनाते हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। +1 +2 फिर भी दूर कर देते हैं, +2 को तो फिर चलो वो मैच्योर से हो जाते हैं, थोड़ा सा दूर कर देते हैं, लेकिन इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। आप क्लास में से निकलो और दूसरी टीचर के आने से पहले पहले कुछ ना कुछ करके रखते हैं। समझ में आया क्वेश्चन का लेवल? कि भाई मुझे पूरे क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, उसने दिया इंस्ट्रक्शन, मुझे पता चलेगा टीचर भी इंक्लूड है और बच्चा भी इंक्लूड है। अगर एक किसी चीज में सिर्फ टीचर ही इंक्लूड है, सिर्फ टीचर ही इंक्लूड है, टीचर ही इंक्लूड का मतलब कि मेरे ऊपर सारी 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 चीजें जो है डिपेंड करती हैं, तो वो कौन सा लेवल होगा? जैसे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी वाले, क्या मैं उनसे पूछूंगी कि आज आपको मैं क्या करवाऊं? नहीं पूछूंगी ना। तो सारी चीजें डिपेंड किसके ऊपर है? टीचर के ऊपर। वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर फिर एक तीसरा लेवल आता है जिसके अंदर बच्चा तो फ्रंट पे है, टीचर कहाँ है? पीछे, सुपरवाइजर, PhD। बच्चा फ्रंट फुट पे है, टीचर कहाँ है? पीछे, सिर्फ वो पीछे से एडवाइस दे रहा है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी एक लड़की की, पीछे की बात है कि वो रनिंग कर रहे थे और वो जो इतनी 1 स्टेप वाली जो साइकिल होती है, बच्चों को बिठा देते हैं, थोड़ा सा पुश करके बस वो अपने आप चलते रहते हैं, रनिंग वाली थी वो। तो उसमें से एक बच्चे का ना फ्लो टूट जाता है, बच्ची का फ्लो टूट जाता है। तो वो मतलब स्टैंड कर ही नहीं पाती कि भाई हाँ कि भाई कैसे करना है इसको, होता नहीं कि भाई हम भूल जाते हैं बीच में से स्टेप। तो उसके पीछे से एक टीचर आई और उसको थोड़ा सा सहारा दिया और वो चली गई। वो चीज़ क्या थी? वो मेमोरी लेवल था। वो क्या था? मेमोरी लेवल, कि बच्चा, टीचर जो है ना उसके पीछे खड़ी है। इसको हम उसमें भी लेके जा सकते हैं, लेकिन बच्चा छोटा है तो नहीं लेके जा सकते, क्योंकि अगर बड़े बच्चे कोई भी गलती करते हैं तो माँ बाप किसी भी पर्सन की तरफ से यही आता है कि तुम्हें पता नहीं था कि ये सही है ये गलत है। लेकिन अगर छोटा बच्चा गलती करता है तो वीडियोज भी वायरल होती हैं या फिर फोटोज भी वायरल होते हैं कि सबसे फास्ट हाथ कौन सा है, कि भाई आटे में जाकर यूँ मार दिया हाथ, ले भाई किसी भी चीज़ को जिसको मना करोगे सबसे पहले उसी काम को करना है।
ठीक है, जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन नहीं, काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, भाई तूने ये क्यों किया, कूट जरूर देते हैं उनको। ठीक है, 3 लेवल। मेमोरी, जिसमें टीचर के ऊपर सारी अथॉरिटी होती है। सेकंड में दोनों इंक्लूड होते हैं कि भाई इधर से क्वेश्चन भी चल रहा है, उधर से आंसर भी है। मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दिया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया, मुझे क्वेश्चन आया हो। क्वेश्चन आंसरिंग सबसे ज़्यादा किसमें होती है? अंडरस्टैंडिंग लेवल में, बीच का जो लेवल होता है। और लास्ट में हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। बच्चा आगे होता है, टीचर पीछे होता है। वो तो खुद ही कराता है, करो भाई अपने आप। ठीक है, सिर्फ नज़र रख रहे होते हैं कि भाई हाँ कर रहा है या नहीं कर रहा। आया 3 लेवल, ये वही है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, अच्छा एक वर्ड आता है प्रीजुडिस, PREJUDICS, नहीं है इसमें, ये ऊपर लिख लो कहीं भी, PREJUDICE, बताओ। और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह, अनुमान लगाना। पूर्वाग्रह, अनुमान लगाना। पूर्वा सीरियल में आती थी लड़की है कि पूर्वा, तो पूर्वाग्रह तो वो नहीं होता जिससे पहले से ही धारणा बनाना। वो धारणा हमेशा गलत ही बनती है ना। मुझे तो पता ही था तेरे बस का नहीं है, मुझे तो पता ही था तुम्हारे बस का नहीं कुछ करना, तुम तो मस्ती मारने जाते हो। ठीक है, पूर्वाग्रह बनाना, पूर्वाग्रह, अजम्पशंस भी बोल सकते हैं। एक नाम और है इसका, वो लिखो, इसका क्या है? प्री कंसीव्ड ओपिनियन, कंसीव्ड ओपिनियन, कंसीव्ड ओपिनियन। मेरे को माइक गिफ्ट कर दो एक, तुम सारे मिलके। बाहर वालों से तो मैंने फ़ोन मंगा हुआ है तुम सारे मुझे ये माइक गिफ्ट कर दो, वो वाला ब्लूटूथ वाला, ऐसे करके लगाने वाला नहीं होता। चीज़ें बहुत बिगड़ गई थी, क्या कहते हैं, लास्ट 3-4 महीने में अब आके सॉर्ट आउट होनी शुरू हुई है धीरे धीरे। ओ गोद में बैठ जाओ, उसकी गोद में बैठ जाओ, अच्छे से बताना फिर, और अच्छे से पूछना। आपके कॉलेज वाले कुछ कहते नहीं है क्या आपको? बताओ जरा, घिया दे के मैडम सेट कर ली। अभी बीच में 2 दिन की छुट्टी नहीं की थी इन्होंने, पता है? 2-3 दिन की छुट्टी की थी जब, मुझे फ़ोन करके पता है क्या कहते हैं? कहते माँ, क्या क्या थे, किसके लड्डू थे वो? मावा पेड़े? हाँ, उनका आपको सेट भी तो करना है, पेड़े लेके आऊँगे आपके लिए। पता नहीं भाई, तुम्हें पता होना चाहिए, मैडम तुम्हारी मिठा नहीं खाती। अच्छा लिखो, है प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होता है, वैसे मोस्टली नेगेटिव ही होता है पूर्वाग्रह। हाँ, पहले से ही सोच लेना। नेक्स्ट निकालो पेज नंबर 4.13, 4.13 मास मीडिया की थ्योरी। ये आया, ये इतना आया समझ में? दो वर्ड आते हैं, फोन आ रहा है किसी का, घू घू की आवाज। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, कुछ है ध्यान? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। मैं आ रही हूँ उसमें,
कि आप नहीं आओगे और कौन आएगा। स्टार्टिंग में जब मतलब ऑनलाइन क्लासेस लगानी स्टार्ट की थी ना, तो जो दूसरे टीचर थे वो तो कर लेते थे, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती थी इसको फेस करूँ। फिर बिना मतलब कि उसकी वीडियो डालती थी, सिर्फ फेस नहीं होता था उसमें। अब तो आदत हो गई मरो। देखो भाई, एसिमिलेशन, जब किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें अपने माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कांट चेंज माइंड सेट। प्री एग्जिस्टिंग माइंड सेट, जब किसी भी चीज को सीखने के लिए मेरा जो प्री एग्जिस्टिंग यानी पुराना जो माइंड सेट है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नॉट नीड। नीड लिख लेना यहाँ पे, नॉट नीड चेंज प्री एग्जिस्टिंग माइंड सेट। जैसे क्या कहते हैं, जैसे नर्सरी क्लास का जो बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, उसकी मम्मी ना उसको ए फॉर एप्पल घर से ही सिखा के भेजती है। 1 से लेके 10 तक काउंटिंग घर से सिखा के भेजती है। का कबूतर, खा कबूतर, ये सब सिखा के भेजती है। तो वो चीज़ क्या है, वो उसकी प्री एग्जिस्टिंग माइंड सेट है बच्चे का। और जब बच्चा जब टीचर के पास पहुंचता है तो टीचर उसको क्या सिखाती है कि ए फॉर एप्पल तो होता ही है। उसने चेंज नहीं किया उसके माइंड सेट को, ए फॉर एप्पल तो होता ही है। ए के अलावा क्या होती है, एक्स, कुल्हाड़ी, ठीक है। ए फॉर क्या होता है, एरोप्लेन, सिखाते हैं ना वो। और क्या होता है, ए से एंट। यानी कि जब किसी चीज को सीखने के लिए मुझे अपने पुराने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत ना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। और ये लाइन पेपर में आई हुई है अभी, नो नीड टू चेंज प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट। जैसे कि भाई मुझे साइकिल चलाने आती है, सेकंड एग्जांपल, मुझे साइकिल चलाने आती है और मुझे अब स्कूटी सीखनी है, तो सामने वाले क्या बोलते हैं कि साइकिल चलाने आती है, पूछते हैं ना आपसे साइकिल चलाने आती है, वो क्या है, मेरी प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट है, तो आप स्कूटी आसानी से सीख लोगे। तो वो चीज़ क्या है, एसिमिलेशन, स्कूटी और साइकिल का एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, एक इसमें कि भाई प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, प्रीवियस प्लस न्यू नॉलेज, को मिलाकर क्या बनता है, एसिमिलेशन बनता है। यानी कि प्रीवियस नॉलेज मेरी जो पहले की नॉलेज थी और जो न्यू नॉलेज है उसको मिलाकर क्या बन गया, एसिमिलेशन। अब ये प्रीवियस जो नॉलेज है ना, इसका एक वर्ड और होता है, उसको बोलते हैं प्रायर। हाँ जी, प्रायर नॉलेज। जैसे आप लोगों को ये तो पता था कि भाई नेट का पेपर होता है मेरे पास आने से पहले, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, क्या क्या नहीं। अब ये चीजें जो पेपर में आती है ये बुक में नहीं है, ये बुक में सिर्फ वर्ड्स दिए हुए हैं कि भाई हाँ, किसी भी लाइन के अंदर कोई एक वर्ड दे दिया, उसको हमें डिकोड करना है, ठीक है। अब जैसे हम पेपर 1 की जैसे टीचिंग में बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये वर्ड्स निकल के आएंगे लाइन्स के अंदर। अगर हमें पहले ही हमने डिस्क्राइब कर रखा है तो वो मुझे याद आ जाएगा भाई एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि मेरी प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज, प्रीवियस को दूसरा नाम क्या है, प्रायर नॉलेज। बच्चे के पास जब किसी भी चीज़ के प्रति जो है पुरानी नॉलेज होती है और टीचर क्या करता है, उसके अंदर नई नॉलेज करके मॉडिफाई कर देता है उसको, ठीक है, आया। और एकोमोडेशन क्या होगा, जैसे कि मुझे स्कूटी चलानी आती है लेकिन अब मुझे क्या चलाना है, अब मुझे जहाज चलाना है। बताओ जरा, कोई लेना देना है इसमें? तो मुझे कुछ करना ही नहीं होता, इसमें तो बस रेस देनी है और उसमें साइन डेटा कोस डेटा करना पड़ेगा मुझे। आया समझ में? और दूसरे में क्या आएगा, जब मुझे अपने प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत पड़े तो वो चीज़ क्या है, एकोमोडेशन है। क्या है, एकोमोडेशन है। आया समझ में? नहीं आया। जब मुझे अपने माइंड्स किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मेरा जो पुराना दिमाग है ना उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बच्चे सोचे कि भी हंसी मजाक करते हुए खेलते खिलाते हुए पेपर क्वालिफाई हो जाएगा तो उसको वो जो माइंडसेट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। आया अब?
मैम शायद आपने भी तो बोला था कि प्रीवियस नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ हाँ, प्रीवियस नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, कि भी आपका माइंडसेट क्या है क्या नहीं है, उससे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हाँ, इधर क्या है, इधर नीड पड़ेगी अपने माइंडसेट को चेंज करने की। उधर क्या था नॉट नीड, इधर क्या था नीड टू चेंज प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट। प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट, मेरे अपने दिमाग को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात बताऊँ, जो हमारी एजुकेशन होती है ना, जिसको मतलब पता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो उनके मतलब उस चीज़ के खिलाफ कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। और जिनको नहीं पता ना कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है, उनके मुंह से ऐसे चीज़ें निकल के आते हैं, क्या कर लिया पढ़ लिख के, क्या कर लिया, अफसर बनेगी क्या? हाँ, बनानी तो रोटी ना, रोटी भी नहीं कहते, मतलब मांजने तो बर्तन ही है। हाँ, बनानी तो रोटी है। देखो रोटी बना रही हूँ मैं। नीड टू चेंज प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट, जब हम अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पड़ती है नहीं पड़ती? जैसे मुझे स्कूटी चलानी, इधर क्या था साइकिल और स्कूटी थी, भाई हो गया काम। इधर क्या है स्कूटी और एरोप्लेन, भाई मुझे अब जहाज चलाना है, मुझे अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और एग्जांपल दो इसमें। दोनों चीज़ें अलग है ना, अलग है ना। तो यहाँ इसमें क्या है, चेंज करने की जरूरत पड़ता है, एकोमोडेशन। और एग्जांपल मतलब जो सिमिलर ना हो, डिसिमिलर हो गया ना, ये उसमें क्या है सिमिलर हो गया, इसमें क्या है डिसिमिलर हो गया। जैसे कि अगर मैं टीचिंग को और कम्युनिकेशन को आपको मर्ज करके पढ़ा रही हूँ, तो वो चीज़ क्या है, वो एसिमुलेशन है। क्या मैंने एनवायरनमेंट का कोई एक भी वर्ड अब तक पढ़ाया? नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो अकोमोडेशन के अंदर आता है, वो अलग ही है, उसको अलग ही लेवल पे करवाना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें तो मैंने क्या कर दिया, हायर एजुकेशन भी ऐड करते जा रही हूँ, आपके कम्युनिकेशन भी, टीचिंग भी, और आपका 5th यूनिट है हमारी ये लॉजिकल रीजनिंग की, 6th यूनिट, 5th यूनिट मैथ की भी है थोड़ी बहुत, उसमें से लॉजिकल रीजनिंग निकल के आती है। तो वो चीज़ क्या मर्ज करके चल रही है कि भाई हाँ कहीं से भी कुछ भी जो है, ताकि बच्चा बुक खोले तो ये हाँ मैंने ये पढ़ रखा है, ठीक है, वो चीज़ हो गई एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। आ जाओ अब इसमें थ्योरी पे। मेन थ्योरी ऑफ मास मीडिया, मेन थ्योरी ऑफ मास मीडिया। अरे ये 4.13 पे पहले तो टिक कर लो, इसमें से कौन कौन सी जो है आपको करनी है। फर्स्ट वाली है हाइपोडर्मिक एंड बुलेट थ्योरी। फर्स्ट बुलेट थ्योरी देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड है साइकोलॉजिकल और इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी, ठीक है। अब ये साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर जो दो टाइप्स दिए हुए हैं ना, सिलेक्टिव एक्सपोजर और सिलेक्टिव परसेप्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी थर्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। मैंने आपको बताया था जब हमारे सोचने समझने की शक्ति में दो पर्सन है ना, उसमें असंगति है, यानी कि मेल मिलाप नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो चीज़। नेक्स्ट फोर्थ है आपके पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी। पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी पेपर में नहीं आई, लेकिन जिसके दो टाइप्स दिए हुए हैं, 2 स्टेप और दूसरा क्या है मल्टी स्टेप, ये पेपर में आया हुआ, फर्स्ट ही पेपर में आया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम 4 में। अच्छा, उसके बाद आपकी सोशोलॉजिकल जो थ्योरी, इसके अंदर 5 थ्योरी आती है मेरे ख्याल से, 5 या 6, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है एजेंडा सेटिंग थ्योरी, 6। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 है। करना कुछ नहीं है इसमें, कोई भी कॉपी है, कोई भी कुछ है, अपने स्टिकी नोट्स पे इसे सोशल के अंदर ये 8 थ्योरी आते हैं, बस ये लिखना है और कुछ नहीं। सोशल के अंदर जो है ये 8 थ्योरी आती हैं, बस क्वेश्चन इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इसमें से। एजेंडा थ्योरी इंपॉर्टेंट है और कल्टिवेशन ग्रेटिफिकेशन भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुकी है। ग्रेटिफिकेशन आ चुकी है, स्पाइरल ऑफ साइलेंस थ्योरी आ चुकी है, सिर्फ नाम पूछा था कि सोशल के अंदर कौन सी इंक्लूड है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, अच्छा इनमें से नहीं आई है, इनमें से बस एक ये थ्योरी आई है, लास्ट सेकंड पेज पे है, जहाँ चैप्टर 4 लिखा हुआ ना उसके नीचे देखो हेजेमोनी थ्योरी,
हेजेमोनी 3rd नंबर पे, इधर इधर इस वाले इस पे, इधर नहीं उधर ही 2nd लाइन में, हेजेमोनी थ्योरी। बस इसमें से ये आई हुई है। अब इनके लिए आप सारी अगर वो करना अगर सही समझते हो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर ठीक है, सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें से ये देखो, सिलेक्टिव एक्सपोजर क्या होता है, सिलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है। मिला? बस थोड़ा सा रह गया, ये रह जाएगा, ये टर्मिनोलॉजी ना फिर रह ही जाएंगी, मुझे पता है ना। एक्सपोजर का दिया हुआ है, डिस्टोर्शन और रिटेंशन, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। देखो परसेप्शन क्या हुआ है, गल तो नहीं गई। देखो परसेप्शन ना 3 तरीके की होती है, ऊपर लिख लो पहले। परसेप्शन में 3 तरीके की चीजें आती हैं, सिलेक्टिव एक्सपोजर आता है, सिलेक्टिव डिस्टोर्शन आता है और सिलेक्टिव रिटेंशन आता है। हाँ, परसेप्शन, परसेप्शन है भाई, परसेप्शन। परसेप्शन के 3 तरीके होते हैं, एक अपनी परसेप्शन में से किसको इंपॉर्टेंस दी जाए, दूसरा नेगेटिव में, तीसरा हमारा क्या है कि भी किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है किसको नहीं। परसेप्शन के 3 टाइप्स, फर्स्ट है सिलेक्टिव एक्सपोजर। एक्सपोजर इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी चीज़, मेरे पास 4 चीज़ें हैं कि इन चारों में से सिलेक्ट करके इंपॉर्टेंस किसको देनी है, उसको बोलते हैं एक्सपोजर। ध्यान से देखना, पेपर का आया वो चीज़ है ये सिलेक्टिव एक्सपोजर। सेकंड है सिलेक्टिव डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का मतलब होता है किस चीज़ को नेग्लेक्ट करना है। नेग्लेक्ट वही 4-5 चीज़ें हैं कि भी मुझे इसमें से एक चीज़ करनी है और बाकी तीनों चीज़ों को जो है नेग्लेक्ट करना है। थर्ड आता है हमारा इसके अंदर सिलेक्टिव रिटेंशन। सिलेक्टिव, बेटा बुक में नहीं है ये चीज़ें और क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। रिटेंशन का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को मैंने इंपॉर्टेंस दी है उसके ऊपर रिकॉलिंग जो है जरूरी है, रिटेन करना। देखो परसेप्शन के 3 तरीके, सिलेक्टिव एक्सपोजर। मेरे पास 4 ऑप्शन थे, उसमें से मैंने कोई एक ऑप्शन जो है टच मतलब कि सिलेक्ट कर लिया। जिसको भी सिलेक्ट किया उसको इंपॉर्टेंस दूंगी या नहीं दूंगी? जिसको भी शादी के लिए सिलेक्ट किया उसको इंपॉर्टेंस दोगे कि नहीं दोगे? कि जिसको रिजेक्ट किया उसको इंपॉर्टेंस दोगे? उसके बाद तो बवाल होने ही होने हैं। ठीक है, सिलेक्टिव एक्सपोजर। एक्सपोजर नेक्स्ट। सेकंड है सिलेक्टिव डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन में क्या होता है, जिस चीज़ को नेग्लेक्ट किया है उसको छोड़ देना। यानी कि एक चीज़, सेकंड वाले को तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये तीनों चीज़ें क्या है, इन चीज़ों को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। आया नेग्लेक्ट। और ये क्या है, सिलेक्टिव रिटेंशन। रिटेंशन यानी कि जिस चीज़ को मैंने इंपॉर्टेंस दिया है उसकी रिकॉलिंग जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। अच्छा, रिटेन करना। रिटेन का मतलब होता है धारण करना किसी भी चीज़ को, धारण करना। क्या होता है, धारण करना। धारण यानी कि जैसे खाना खाते हैं ना, डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना, वही चीज़ है कि जो भी चीज़ हमने पढ़ी है ना उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो जैसे पिछले 4-5-6 दिनों से हमारी कम्युनिकेशन नहीं चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कम्युनिकेशन का ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया है। कुछ ऐसा नहीं है ना, बेसिक चीज़ें थी। ये पहले करवाए हुए हैं मैंने, नहीं करवाया हो ना, ये नया है। हाँ, सिलेक्टिव एक्सपोजर, सिलेक्टिव डिस्टोर्शन, सिलेक्टिव रिटेंशन। अब इसमें एक वर्ड और दिया हुआ है, एक तो आ गया आपको सिलेक्टिव परसेप्शन समझ में, सेकंड सिलेक्टिव एक्सपोजर आ गया। ठीक है, अब देखो ये परसेप्शन क्या होती है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष,
और एक लाइन बोली जाती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, कि जो चीज़ आपने देखी है अपनी आँखों से उसके लिए आपको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं प्रमाण दूंगी भी तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि आपको प्रमाण दे रही हूँ। किसी चीज़ को अगर आपने होते हुए देख लिया, या कोई भी गलत चीज़ कोई भी सही चीज़, तो उसके लिए आप किसी भी प्रमाण को एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, चाहे हम कितने मर्जी रख दें। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अब प्रत्यक्ष जो है ना वो दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। बताया था मैंने आपको? हाँ जी, बताया था कि नहीं? नहीं नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं बताया मैंने। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बस इतना बहुत है ये। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या हो गया, क्या खो गया? नहीं जी, वो हिंदी मीडियम में सर करवाया था नहीं, प्रत्यक्ष का टैक्स वाला। परसेप्शन तो ना, तो परसेप्शन। हाँ, ये बंद कर देना शिवानी।